जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सदीका। किसी तारुफ की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं उनको। और बात हम करेंगे, कुछ तो आलमी उमूर की बात करेंगे, जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में और दुनिया में ईरान की जंग के हवाले से जो तब्दीलियां तगय्युरात आ रहे हैं उसका जायजा लेंगे। और फिर कुछ बात पाकिस्तान की भी करेंगे, जहां पर नए सूबों की एक बहस छिड़ गई है और एक और शदीद किस्म की पोलराइजेशन और हलचल स्टार्ट हो गई है। तो आयशा, वेलकम बैक। आपके इल्म में है ही कि सऊदी अरेबिया की जो मामलात हैं, एक नए मंजरनामे में जो अब उन्हें कहा जा रहा है कि जी वो एक फोर्स रेस कर रहे हैं या बना रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होगा। पहले तो डिफेंस एग्रीमेंट भी हो चुका है, फिर आपने देखा कुवैत के साथ भी कोई पुराना मायदा उसको रिवाइव कर लिया गया है। और ये जो हुतीज हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए ये फोर्स जो है, सारे ही लोगों का ये ख्याल है, तुर्की, पाकिस्तान, कि भाई ईरान ये अपने प्रॉक्सीज को हैंडल करे। तो जरा ये बताइए कि सऊदीज जो ये नई फोर्स रेज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी? रजा बुलाने का शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में कोई ऐसा खातिर खा असर जो है वो नहीं पड़ेगा इस फोर्स का। हम्म। ये बिल्कुल वैसी फोर्स होगी जैसे काउंटर टेररिज्म की एक फोर्स सऊदी अरेबिया ने बनाई थी, जिसमें नौकरी जनरल राहील शरीफ को मिल गई थी। तो जी। शायद हमारे किसी नेवी वाले को नौकरी मिल जाए। देखिए, क्यों इसका कोई असर नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि देखें, आप अ, दो ऑप्शंस हैं जो कि आई हैं। एक तो ये है कि जी ये एक फोर्स होगी, जाएगी, डिफेंड करेगी। दूसरा ये है कि आप और ये जो कमर्शियल शिपिंग है वो कह रही है कि जी कॉन्वॉइंग करें, कि जी जब हम्म। शिप्स जाती हैं तो डिफेंस का भी तरीका है कॉन्वॉयज में। अब इसमें जो दो मसाइल हैं, एक तो ये है कि इवन अगर आप कॉन्वॉय भी कर लें तो हुतीज जो हैं ये जिस किस्म के अटैक करते हैं, मतलब कि आपको याद होगा कि 1990s में गाजा के करीब ही हुआ था या सीरिया में कहीं हुआ था, जब अमेरिकी एक शिप के हल में एक होल कर दिया था। टेरर जी। अटैक हुआ था छोटी बोट से। तो छोटी बोट्स जो हैं, नॉट ऑलवेज कि वो हमले से पहले पकड़ी जाए। टेरर अटैक है, मुश्किल काम है। जी। दूसरा जो मसला है जी वो ये है कि ये जो तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी अपनी नेवीज बड़ी नहीं है। हम्म। और पाकिस्तान की भी नेवी, मतलब कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हैं, पेट्रोल कर सकते हैं ये वो, लेकिन इतनी बड़ी हमारी भी नेवी नहीं है कि हम स्पेयर कर सकें कि वहाँ हमारे हल में होल शोल शिप्स के होते हों। राइट। राइट। सो अब उसका ये है कि आप हाउ डू गेट टुगेदर, क्योंकि आपने तो जिक्र किया ना कि सिर्फ पाकिस्तान को इनविटेशन मिला है, फ्रांस को भी मिला है, अमेरिका को भी उन्होंने दिया है, और भी वेस्टर्न मुल्कों को, कि भाई जिस जिसके स्टेक्स हैं आओ आके हिफाजत करो। मत भूलें कि ये प्लान तो छोटा मोटा ट्रंप का भी था ना। जब ट्रंप कहता था कि भाई हुर्मुज खुलवाना है तो आओ मिल के करें, अगर तुम लोगों राइट। को अपना ऑयल वहां से लेके जाना है तो आओ डिफेंड करो। तो ये सारे मुल्क जो थे वो चले गए थे, क्योंकि बात यह है जी कि इस वक्त कौन कमिट करेगा निकाल के अपनी नेवल फोर्स में से उसका एक हिस्सा इस फोर्स के लिए। पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया तो कोई आ ही जाएंगे, लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा इस पे जरा क्वेश्चन मार्क है। कि आप कैसे सिक्योर कर सकेंगे शिपिंग को। मतलब कि ये सिर्फ हुतीज को जवाब देने का मसला नहीं है, ये है कि आप शिपिंग लाइंस जो हैं उनको कैसे सिक्योर करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और
देखे ना, बरतानिया में गुफ्तगू चल रही है, मतलब कि वेस्टर्न यूरोप के जिन ममालिक को इनविटेशन है, बरतानिया भी है, बरतानिया के यहाँ तो अपनी बहस चल रही है कि जनाब हमारी फलाना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, फलानी शिप्स नहीं है, डिफेंस बजट बढ़ाओ, ये वो। सो हम्म। ऐसे उसमें आप ये वाला रिस्क कौन लेना चाहेगा? और मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क जो हैं, इनकी अपनी, प्लीज ये याद रखें, इनकी इतनी बड़ी नेवीज नहीं है कि राइट। ये राइट। इकट्ठे भी हो जाएं तो ये जो है फोर्स जो है वो बना कर सके। पाएंगे। इफेक्टिव हम्म। फोर्स, देखें, फोर्स तो जी। आप 4 बंदे भी इकट्ठे कर सकते हैं ना, लेकिन एक इफेक्टिव फोर्स की मैं बात कर रही हूँ। वो आप कैसे करेंगे और कौन इसमें रिस्क लेगा? ये जो सारी चीजें हैं ना जी, ये वही है कि मिडल ईस्ट के इन ममालिक को समझ नहीं आ रही कि आप ईरान से दोस्ती कर नहीं सकते, लेकिन ईरान का जो थ्रेट है पोज बाय ईरान, आप उसको ठीक से काउंटर कर नहीं सकते। सो ये करेक्ट। मुख्तलिफ खिचड़ियां हैं जो कि पकती हैं। आपने पाकिस्तान और कुवैत के एग्रीमेंट की बात की। देखें, ऐसे उसमें जबकि मिडल ईस्ट थ्रेटन्ड फील कर रहा है, तो उसमें हर कोई अ पाउंड ऑफ फ्लेश अपना निकालना चाह रहा है ना। जी हाँ, तो ऐसा ही है। पाकिस्तान का इसमें, पाकिस्तान द वे वी लुक एट इट, कि अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट होगा, कुछ हथियार खरीदेंगे, कुछ ट्रेनिंग होगी, कि हमारी फौज के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। जो मेरी खबर है उसके मुताबिक कुवैत ने इनको कहा कि भाई जिस तरह आपने वो डिप्लॉय किए हुए सऊदी अरेबिया, तो हमारी तरफ भी भेजें। राइट। तो उस पे हमारी तरफ से अभी खामोशी है, क्योंकि ओके। कुवैत कुवैत की भी का भी झगड़ा इराक में जो डिसिडेंट्स हैं उनके साथ चल रहा है ना। तो जी जी। आ, देखें, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे कुवैत हो, इस वक्त ये सब तमाम मुल्क चाह रहे हैं कि इनको कोई फौजी मिल जाए जिनको चलें पैसे दे के लड़वा लें। इन्होंने खुद तो मरना नहीं है। ये हाँ, एक और इनके पास वो भी मर्सनरी। नहीं है आयशा, कता कलामी की माजरत, इनके पास वो वेल विदौल भी नहीं है डिफेंस का, जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देखिए जी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं 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 रजा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इनकी एयर फोर्सेस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सऊदी ओके। अरेबिया की एयर फोर्स इज वेल ट्रेन्ड, बट ये जो थ्रेट्स है ना, ये वो थ्रेट्स नहीं है जहां आप बॉम्बिंग करके, एरियल बॉम्बिंग करके अपने दुश्मन को खामोश करा दें। जो इन्फेंट्री ने लड़ाई राइट। करनी है, और जाहिर है अगर इन्फेंट्री लड़ाई करेगी, लोग मारे जाएंगे, इनके इंटरनली जो है वो शोर मचेगा। सो इसलिए ये मर्सनरी फोर्सेस लाके उनके थ्रू ये करवाना चाह रहे हैं काम। हम्म। हम्म। मर्सनरीज के, अच्छा। तो लेकिन आशा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का इसमें रोल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो इसी डिफेंस के हवाले से ही आप ये समझती हैं कि ये आपने कहा कि ट्रेनिंग वगैरह, और उसमें तो मतलब पाकिस्तान का फायदा है इस सारे मामले में, कि इट्स अ रिस्की एंडेवर। देखिए जी, हम अपना दिल खुश यही कर रहे हैं कि हमारा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि हमारी ख्वाहिश भी थी, और ये हम्म। इमरान खान के ज़माने से ख्वाहिश थी। वो जो नेशनल राइट। सिक्योरिटी पेपर आया था, जो कि मोईद यूसुफ ने उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे प्रेजेंट किया था, तो उसमें भी अगर आप दोबारा से कोई जाके देखें तो आप देखें कि उसमें वेस्ट एशिया में पाकिस्तान का रोल किया हुआ था। वैसे राइट। तो अगर आप देखें तो ये ख्वाब हमारा वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करने का, तो 1950s पे 50s चला में। जाता है। हाँ, बिल्कुल, मैं यही चाहता था तो कि इसके ऊपर यही, कुछ बात हो। तो बिल्कुल। ये 1950s में जो हमने सीटो और सेंटो ज्वाइन की, और उसका यही था कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान एक रोल प्ले करेगा, तो तब से हमारी ये ख्वाहिश रही है, ये वाली।
लेकिन देखें बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जो अपने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हैं वो सारे वो अभी भी वेस्ट से और अमेरिका से खरीदेंगे। क्यों? हम्म। वेपन्स जो हैं वो सिर्फ हथियार या इक्विपमेंट नहीं होता, इट्स दुरुस्त। ऑल्सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लेवरेज। एक हम्म। तरीके से आप अमेरिका को या फ्रांस को या किसी और को कह रहे होते हैं कि भाई देखो तुम्हारे स्टेक्स हैं हमारी सिक्योरिटी में वगैरह वगैरह, या हमारे स्टेक्स हैं तुम्हारी इकोनॉमी में, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दुरुस्त। दुरुस्त। उस वजह से मैं समझती हूँ कि एक्सपेंसिव वेपन्स तो वहां से लेंगे। आपको ठीक। वो इसी काम के लिए आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आपका कुछ तोपें, कुछ इस किस्म का इक्विपमेंट जो है आप बेच पाएंगे। हो सकता है कि आप कोई अपना JF-17 भी बेच पाएं। लेकिन अल्टीमेटली कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह वगैरह, लेकिन मैं नहीं समझती कि देखिए जब तक ये मिडल ईस्ट का जिसे कहते हैं ना मसला चल रहा है तो वी हैव अ रोल। राइट। उसके बाद ये है कि ये जो सारे ममालिक हैं वो आपको देखते हैं एज अ मर्सनरी फोर्स, जिसको जो कि अगर उनकी लड़ाइयाँ कहीं हैं तो पैसे उजरत पे वो लड़ लेंगे इधर उधर। जी। वो इसी तरह विजुअलाइज आपको करते हैं। तो इसमें पैसा फोर्सेस के पास कुछ आ जाएगा, लेकिन क्या ये उसके बदले में इकोनॉमी में आपकी इन्वेस्ट करेंगे, वो मुझे होता नहीं लगता। आपको नहीं लगता, लेकिन आयशा एक और तब्दीली भी आ रही है। आपने देखा कि अमेरिका ने ऐलान किया कि वो इराक से भी जो है अपनी बेसिस कम करेगा, मतलब वो भी विड्रॉल के एक चक्कर में स्केल डाउन कर रहा है अमेरिका अपनी प्रेजेंस। स्पेशली ये जो रिसेंट जंग हुई है ईरान के साथ, उसमें जिस तरह से अमेरिकन बेसिस पे हमले भी किए ईरान ने, और एक तरह से ये भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी लगाया कि जो अम्ब्रेला उनको अमेरिका से मिला हुआ था वो नाकाफी है, और कुछ ना कुछ उनको बंदोबस्त अपना खुद से करना है। यही ये वाला एक फैक्टर नहीं इसमें, एक जिसे कहना चाहिए तब्दीली आ रही है स्लो, यकीनन आते आते भी पता नहीं कितने साल लगेंगे। मैं समझती हूँ रजा कि ये तो मिडल ईस्टर्न प्लान नहीं है, दिस इज एन अमेरिकन प्लान। देखिए कि ट्रम्प कब आउटसोर्स से करो। ये अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो प्लान था डोनाल्ड ट्रम्प का वो यही था कि रिड्यूस करे प्रेजेंस आउटसाइड। अब इन राइट। खित्तों में उनको अपना इंटरेस्ट वॉच करने के लिए तो कोई चाहिए। हाँ जी। और मत भूलें कि जो 50s में भी हम प्लान बना रहे थे मिडल ईस्ट की हिफाजत का, ये वो भी एज अ गेट कीपर फॉर हम्म। इनिशियली द यूके एंड देन जी। यूनाइटेड स्टेट्स। राइट। तो राइट। वो रोल जो है वो आप हंसी खुशी मेरे ख्याल में अदा करेंगे। अ, उसकी देखें उसके उसकी ये है कि आपके पास उसकी कीमत आएगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट भी होगी, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट वहां कहीं बढ़ता है तो लोग मरेंगे भी सही। और जी। जो और ये वो खित्ता है वैसे भी मिडल ईस्ट निहायत फैक्शनल है, फूक फूक के कदम रखना है। कितना आप उसमें कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस, क्योंकि एक तरफ से ईरान है, दूसरी तरफ से ये सारे मिडल ईस्टर्न बाकी अरब ममालिक हैं, और उसमें राइट। ईरान के भी स्टेक्स हैं। राइट। सो आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डोमेस्टिक अब वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस वक्त हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है वो उन इश्यूज को देख रही है। वो ये देख राइट। रहे हैं कि रोल कैसे बढ़ता है मिडल ईस्ट में, क्योंकि हम सिंगुलरली फोकस्ड हैं उस पे। जी। तो करेंगे और उसकी नैरेटिव बिल्डिंग भी यही होगी। मैं समझती हूँ कि जी वाह वाह,
क्या हम पहुंच गए मिडिल ईस्ट को, ये कंट्रोल नहीं है। देखिए, और मसला ये है कि अरब कंट्रीज जो है ना, उनकी अपनी पॉलिटिकल एरोगेंस भी बहुत है। वो आपको एक मर्सनरी फोर्स के अलावा वो ट्रीट भी नहीं करते। लेकिन आयशा मैं ये, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भी तो देखिए कुछ इम्पेरेटिव्स है ना, मसलन ये कि हमें तेल भी चाहिए होता है सऊदी अरेबिया से, कंसेशनल फैसिलिटी भी चाहिए होती है। कभी वो पैसे भी 2-3 अरब, अभी 3-3 बिलियन डॉलर उन्होंने डाला है स्टेट बैंक में। फिर हमारे लोग वहां पे काम करते हैं, लेबर जो है अब हमारी रियासत के लिए, क्योंकि जॉब्स तो क्रिएट हो नहीं रही, मईशत का जो हाल है आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है जो देख रहे हैं, तो उसमें फिर ये कि कुशन मिल जाता, तो इसलिए एक तरह से ये पॉलिसी, मतलब एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ये पॉलिसी भी बन जाती, अदर देन द मिलिट्री साइड। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए। देखिए रजा रजा रजा, इंडिया के आपके ख्याल में लोग नहीं है काम कर रहे? बिल्कुल है, एक बहुत सारे। एक बहुत साइजेबल डायस्पोरा है इंडिया की, सऊदी अरेबिया में भी, आ, वहाँ यूएई में भी, कुवैत में भी, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है। लेकिन आ, वो अपनी फौजें कमिट नहीं कर रहे। देखिए, मसला ये है कि हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मर्जी ये है। क्योंकि हमारी ये हमारा ये ख्याल है कि हमारी शायद कोई जो पगड़ी है वो ज़्यादा ऊंची होगी, ये कोई इंटरनेशनल रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं, और हमारी इससे एक कामयाब डिप्लोमेसी की ये निशानी है ना। एक तरीके से आप जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका बोझ अपने कंधे पे उठा रहे हैं। राइट। आ, लेकिन इनके कॉन्फ्लिक्ट्स इन सबके बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और अगर आपके मारे जाते हैं लोग वहां, तो फिर चले हमारे यहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। सो उस पर कोई गौर नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बिल्कुल बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें कि ठीक है, आपको तेल लेना होता है, इसलिए कंसेशनल रेट्स पे तो आप उनके लिए, सऊदी अरेबिया के लिए कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि शायद कुछ पैसे फौज वौज के लिए आ जाएं, हम्म। ये जो वो किराया देंगे आपको इस्तेमाल करने का। लेकिन क्या ये एक दूर अंदेश पॉलिसी है? क्या इससे कोई लॉन्ग टर्म आपका एक रोल डिफाइन होगा? ये उतनी ही देर है जितनी देर के अमेरिका या वेस्ट जो है वो आउटसोर्स करके नहीं रखता। दिस इज आउटसोर्सिंग ऑफ मिडल ईस्टर्न सिक्योरिटी। आपकी अपना कितना दिमाग लगा हुआ है इस प्लान में, या आप कितना उसको डीपली समझते हैं, ये मैं समझती हूँ कि ये बाकी सारे सवाल उठाने वाले हैं। बाकी सवाल उठाने वाले, ठीक आयशा। ये तो खैर अहम नुकात है, और मेरे ख्याल से वही बात है कि वी आल्सो नीड टू लाइक थिंक बियॉन्ड जो एक इमीडिएट फायदा हम सोचते हैं ना, कि फायदा नुकसान उसमें हो। क्योंकि वह एक इसमें जो एंगल आता है, लेकिन ईरान के हवाले से थोड़ा आप बताएं कि आप क्या, कितनी पुरुमीद है कि अमन की तरफ ये सफर जो है वो जाएगा। एमओयू हुआ, सस्पेंड हो गया, मार कुटाई, झगड़ा स्टार्ट हुआ, अब फिर एक सीज फायर हुआ है। कुछ ईरान ओमान से भी बात कर रहा है, वो आई थिंक उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं कि शेयर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने का जो मामला है। और क्योंकि असल इशू तो इस वक्त हॉर्मुज का ही बना हुआ है, बाकी तो है, लेकिन वो सरे दस्त यही है अमेरिका की। तो क्या आप समझती हैं कि विल देयर बी सम लास्टिंग पीस? रजा, कहाँ से? देखें, हम लोग जंप लगाते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं कि अच्छा जी पीस हो गया, नहीं जी जंग हो गई। हम्म। देखिए, ईरान ने असेस किया है कि अमेरिका की कमर नहीं है इस वक्त कि वो दोबारा से एक मैसिव लड़ाई करे। हम्म। ऐलान करते हैं ट्रम्प साहब, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फलाना ने कहा है। अब वो ट्रम्प साहब ने अभी आई थिंक कल ही बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी बहुत सारे ममालिक गुफ्तगू करा रहे हैं।
ईरान के साथ, उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया। हम्म। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई गुफ्तगू, बल्कि ईरान के साथ तो यूएई भी बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। एक राइट। तरफ हुर्मुज़ का मामला है जी, दूसरा ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट तो इन ममालिक पे होता है ना। मेनलैंड अमेरिका पे तो कोई हमला नहीं होने जा रहा ना। जो आईआरजीसी है, पासदारान है, उनकी इतनी औकात है ना कि वो मिडल ईस्ट में उनके बेसिस पे करें। सो उसकी भी एक वजह है कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि अपनी प्रेजेंस कम करे, ताकि अ, जो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ उनकी है वो ना हो। बाकी जिसने सर कटाना है, शहीद वहीद होना है तो हो जाए। अब चक्कर ये है कि मैं समझती हूँ कि जब ये असेसमेंट हो तो अमेरिकन टर्म्स पे ईरान नहीं कंसीड करेगा ना, या इवन मिडल ईस्टर्न टर्म्स पे जी। वो कहेगा कि भाई उसने एक चीज असेस की है कि इट कैन स्टिल हैव इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और वो पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, वो अब अपने पूरे कद से बात कर रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन क्या पीस होगा? क्योंकि वो सारे मसाइल तो उधर ही खड़े हैं। न्यूक्लियर पे कुछ नहीं हो रहा, हुर्मुज हिल के नहीं दे रहा, हिजबुल्ला जो है और हमास जो है उसका मसला उसी तरह लटका हुआ है। इसराइल के अपने स्टेक्स भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, उसका अपना पर्सपेक्टिव भी है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि हम गुफ्तगू करने में भी जल्दी क्यों मचाएं कि जनाब हो रहा पीस या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हम्म। तो बहरहाल लेकिन मसला ये है ना कि अभी आपको पता है कि हमारे लिए तो बस आयशा ये तेल की कीमतें, डीजल की, आई मीन दुनिया भर पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पे जितना उसका माशी असर हुआ है नेगेटिव, वो मतलब इन्फ्लेशन अब फिर से कहीं पहुंची हुई है आसमान पर। और फिर ये भी वरी है कि अगर ईरान स्टेबल नहीं होता या मजीद ये मामला बढ़ता है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी इसमें मसला आ जाता है। एक ये कंसर्न तो है, मैंने इसको काफी डिटेक्ट किया है लोगों से जो बातचीत हुई है, कि एक बड़ा सीरियस किस्म की एक एंजाइटी है विद इन पाकिस्तान पॉलिसी सर्कल्स। तो किस हद तक अभी समझती हैं कि ये एंजाइटी भी रियल है, या इट इज मोर ऑफ अ जो हमारी होती है जनरली इंडिया के साथ जैसे एक है। अभी इंडिया के ऊपर भी आपको पता है ना कि यही वाला मसला है कि जी वहां बलूचिस्तान का फॉर एग्जांपल, कि अगर ईरान में कोलैप्स होता है रिजीम का, या वहां पे जारी रहती है इंस्टेबिलिटी, और वहां की जो बलूचिस्तान की मूवमेंट है वो यहाँ की बलूचिस्तान की मूवमेंट मिल जाए, तो ये कहा जाता है कि जी एक बहुत बड़ा ये खतरा बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है, आपके दो सवाल हैं, हम्म। मैं दूसरे वाले का पहले जवाब देती हूँ। ठीक ठीक ठीक। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान की मूवमेंट्स बिल्कुल फ़र्क हैं। हम्म। और जब ईरान वाली जंग अमेरिका की शुरू हुई थी तब भी मेरी बात हुई थी, बल्कि आपके नया दौर के प्रोग्राम पे हमने ये डिस्कस किया जो था। है डिस्कस किया था। और वो ये है कि जो बलोच हैं, ईरानी बलोच, वो कुर्दों को देख रहे थे राइट। कि अगर कुर्द निकलते हैं तो फिर शायद वो कुछ सोचें। लेकिन दे वर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ईरान। राइट। बलोचिस जो ईरानी बलूचिस्तान की सारी है वो बिल्कुल सेक्टेरियन है, क्योंकि हम्म। वहाँ बल्क जो है वो देवबंदी सुन्नी है, अगेंस्ट राइट। शिया रजीम। पाकिस्तान में जो है वो सेपरेटिस्ट गुफ्तगू जो है वो हो रही है, और लोग जो है वो रियासत से नाराज हैं।
और उसका एक और हल निकालना चाह रहे हैं। ईरानी बलोच ऑटोनॉमी चाहते हैं, हमारे जो हैं सेपरेटिस्ट वो अलहदगी चाहते हैं। हमदर्दी है बिल्कुल, ये नहीं है, और ये एक दूसरे को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अ, और मैं समझती हूँ कि गो के हम हमेशा इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन यूएई, ईरान और बहुत सारे ओमान, आलमी ओमान भी है। ओमान आलमी प्लेयर्स हैं, यूएई, जिन्होंने अ, मदद की है जो हमारे बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी, फॉर डिफरेंट रीजंस। हम्म। सो हमारा मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है, और बात यह है कि हमारी नादानी भी बिल्कुल बहुत बढ़िया और मुख्तलिफ है। मतलब ये कि आप हर पॉलिटिकल आवाज और हर पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन को फितना हिंदुस्तान कह के फिर उसको डंडे लगाते हैं। हम्म। मतलब कि बलूचिस्तान तो था ही था, आपने तो कश्मीर में भी कश्मीर को भी बलूचिस्तान बना दिया। सो वो हमारा पर्सपेक्टिव तो, कि हमारा तो केस ही मुख्तलिफ है दैट वे। सो यू नो देर इज दैट प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ हैंडलिंग का, हमारे यहाँ परसेप्शन के बड़े मसाइल हैं। अ, राइट। अच्छा, अब जो हमें खदशे हैं, देखिए खदशे में आई डोंट थिंक के पासदारान जो हैं, बल्कि ये ईरान यूएस वॉर से पहले कोई 2 साल पहले बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन हुई थी पाकिस्तान की और ईरान की। उन्होंने एक जगह जहां वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिंदुल्ला है, उधर अटैक किया। हमने भी जवाबी फिर ड्रोन का अटैक किया। तो एक सूरत तो ये हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की, कोई फौजें मार्च करके उनकी आपकी तरफ आए या आपकी उनकी तरफ आए, ये आई डोंट सी दैट। लेकिन जो चीज वो कर सकते हैं इज अगेन हम्म। फीड इंसर्जेंसी। इफ अगर वो थ्रेटन फील करते हैं कि आपको जरूरत से ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक डायलॉग तो रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिल्कुल। वॉच ओवर ईरान, और ईरान के साथ अगर आप खुल्लम खुला जंग करें तो इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सो यू नो मसाइल बहुत सारे हैं, इतना आसान नहीं है। तो इस भी तो मैंने पहले भी अर्ज की ना कि मिडल ईस्ट की जंगों में घुसना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आसान नहीं है। क्योंकि दुरुस्त। आप क्या अचार डालेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स का, और बिल्कुल। क्या क्या ही आप कर लेंगे। ये जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो आपकी नाक में, किसी भी कन्वेंशनली पावरफुल या अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हो तो उसके भी नाक में बड़ा दम कर सकती हैं सब कन्वेंशनल फोर्सेस। जी बिल्कुल, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होता है, और वो यकीनन जो हमारी है मिलिट्री, वो तो एक फर्क तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है। बहरहाल आयशा, जरा आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। हम घूमते घुमाते मिडिल ईस्ट से जरा वतन अजीज पे आते हैं। और आपने मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट जो देखी है, वो अभी तक उसके ऊपर ऐसी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे, ड्राइंग रूम्स में, कि जी उसका उसने किसको मैसेज दिया, और ये सिस्टम जाने वाला है, 6 महीने रह गए हैं, हिचकोले हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्पीच, प्रोविंसेस में मैं बाद में आता हूँ, हाउ फार डू यू थिंक, क्योंकि आपने देखिए हुए माजी में भी, हिस्ट्री में आपने तो ऑब्जर्व भी किया है अप्स एंड डाउन, तो क्या आपको लग रहा है कि ये अब चल चलाओ या छोटी का टाइम आ गया है? रजा, हाइब्रिड ऑर्डर का। जी जी, रजा, आई वुड नॉट लिसन टू हिज वर्ड्स, हाँ। आई ऑब्जर्व हिज एक्शंस। हम्म। तो ठीक। वो किसी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा जी अच्छा, ये जाने वाली हुकूमत? तो उन्होंने कहा भाई अगर जाने वाली होती तो ये पीएमएलएन को कश्मीर में जितवाते क्यों? मेरा भी यही आर्ग्यूमेंट है। आज मैंने भी एग्जैक्टली यही बात कही। मैंने कहा कि कौन सी जाने वाली है उधर।
स्वीप तो कर रही है पीएमएलएन जी। हाँ, ठीक। तो बात ये है कि मसला ये है कि देखें, आई थिंक एक सिग्नलिंग तो हुई है, क्योंकि मोहसिन नकवी से पहले कोई 10 दिन पहले हम्म, खुद जनरल आसिम मुनीर ने, मेरे ख्याल में जब डेटा सेंटर्स की ये इनॉग्रेशन थी, तो जी उसमें उन्होंने हुकूमतों को बहुत डांट पिलाई थी, लेफ्ट राइट, जी। क्योंकि वो परफॉर्मेंस से तो जाहिर है खुश नहीं है। हम्म। वो गवर्नेंस में, क्योंकि परफॉर्मेंस जब ठीक नहीं होती, अब खैर उनको ये कौन कहे, वो फील्ड मार्शल हैं, बड़े आदमी हैं, उनको कौन कहे कि जनाब, जब आपका आपकी इंस्टीट्यूशन सर पे बैठा हो तो कौन क्या ही कुछ चले कर लेगा। आशा, कौन क्या कहे, लेकिन तो आप भी लेकिन रहने ही दें। हाँ, मैं भी रहने देती हूँ। तो बात यह है कि देखें, गवर्नेंस से, बट देखें जी, अपार्ट फ्रॉम हमारी दिक्कत के वो क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं हम्म। समझती हूँ कि गवर्नेंस जो है उसमें सारी हुकूमतें जो हैं, दे आर नॉट डूइंग वेल ना। जहां जी जी, पॉलिटिशियंस के पास जो बिल्कुल। अपनी स्पेस होती है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, वो उसमें भी कर नहीं रहे। सो आपके ना पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट्री पावर के लिए पूरे कद से खड़े होकर ये लड़ते हैं, और ना ही लोगों के लिए हंड्रेड लड़ते परसेंट हैं। 100%। तो इस सिचुएशन में वो जो एक दिक्कत है, और बात यह है कि इनको रिप्लेस किससे करेंगे। दैट्स द अदर चैलेंज, बिल्कुल। अ, बिल्कुल। अब एक ऑप्शन ये है कि जब अगर इनके लिए बहुत हालात खराब हो गए और कॉन्फ्लिक्ट, मैं समझती हूँ बहुत बढ़ गया, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान से रीनिगोशिएट या नेगोशिएट कर लें, उनको ले आए, और तो फिर कुछ नहीं रह जाता ना। बस वही है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है जी। बिकॉज मैं समझती हूँ जी कि ट्रेडिशनली मिलिट्री ने हाँ हमेशा पॉलिटिशियंस को और इवन सिविल सोसाइटी को यूज किया एज अ बफर टू नेगोशिएट स्पेस विद द विद द पब्लिक। जी जी। पब्लिक पब्लिक जब नाराज होती है तो किसी को और को आगे कर देते हैं और अपना बीच बचाव करा लेते हैं। आई मीन एग्जैक्टली, कि मुझे तो बार बार अल सीसी साहब याद आते हैं, इजिप्ट के। हुस्नी मुबारक वेरी अनपॉपुलर, अरब स्प्रिंग निकाल दिए गए, मुर्सी आ गए, मोहम्मद मुर्सी, चंद दिन चले, फिर आराम फरमा रहे थे हुस्नी मुबारक, और मोहम्मद मुर्सी जेल में थे और फांसी चढ़ गए, मतलब कि सॉरी, वही जेल में मर गए। जेल में मर गया जी वो, ठीक हाँ। है, फांसी चढ़ने के मुकाबिल है ना। जी 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 तो जी। बात यह है कि ये जो यू नो इशारे दिए जाते हैं, ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को मैसेज होता है कि भाई यू बिहेव योरसेल्फ, या इसको हम्म। ठीक कर लो, अपनी चीजों को। वो भी ठीक नहीं करते, मजे की बात तो ये है। नहीं, वो भी मतलब नहीं ये, करते। आशा, मैं या आपको बताऊं पंजाब कि के हालात ठीक हो जाएंगे या सिंध के, मुझे नहीं लगता। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि अब आप ये ना कहिएगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहा हूं। लेकिन मसला ये कि पॉलिटिकल क्लास जो है, मतलब ऑल अराउंड, गवर्नेंस तो चले ठीक है, वो आपकी बात सही है कि ऊपर जिस तरह का हाइब्रिड ऑर्डर है, लेकिन जिस अंदाज से अब ये बड़ी क्लियर मामला हो गया है कि सियासत है पैसे कमाने का नाम। क्योंकि अगले पैसे कमा के दोबारा जो भी इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, ऑल अराउंड जिसे कहते हैं, आयशा, ये मामला चल रहा है। इधर लो गवर्नेंस, हाई लेवल्स ऑफ करप्शन, एंड नो पार्टी इज सुपीरियर और क्या कहते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस। ये इस वक्त सबसे बड़ा, आपको मैं बताऊं कि एक एक चैलेंज है। एक एक चीज मैं थोड़ी सी डाइवर्ट करती हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो जो सूबे बनने का मामला है ना, हम्म। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस। और आप टेम्परेचर
आई थिंक जी, आई पर्सनली फील कि एक तो ये जिसे कहते हैं ना कि डाइवर्ट करना पब्लिक ओपिनियन को, हम्म, इतना शोर मचाओ, लोग भूल जाएं कि इस वक्त हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम इकोनॉमी है, एक्चुअल प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है, लोगों की यस, भूख है, यस, लोगों की खामोशी है, बिल्कुल, और जो तंगी है मुंह खोलने पे, ये आपके असल इस वक्त मसाइल हैं। देखिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है प्रोविंसेस को बनाने का। देखिए ना, अगर आप लेट्स से इनका जो प्लान है कि जी 30-31 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस, आप सेनेट को कैसे रीऑर्डर करेंगे? पता यू नो, नहीं है। सेनेट को आप रीऑर्गेनाइज फिर आपको करना पड़ेगा ना, किस हिसाब से करेंगे, कहाँ से कितने मेंबर आएंगे? फिर दूसरी बात यह है कि आपको 2/3 मेजोरिटी से आपको नेशनल असेंबली में आपको मंजूर करवाना है, फिर प्रोविंशियल असेंबली सारी जो हैं, क्योंकि सारे आप कर रहे हैं ना, आपको जी, प्रोविंशियल असेंबलीज में देखिए कराने को तो कर सकते हैं। हम्म, मसला ये है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स, गुड और बैड, जैसे भी हैं, नालायक हैं, जो भी हैं, उनको भी नजर आता है कि उसके बाद उनकी टोटल वफात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पॉलिटिकल पार्टीज विल बिकम रिडंडेंट। रिडंडेंट, एब्सोल्युटली, सो क्योंकि वो जो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन थे ना जियाउल हक के, ये कुछ वैसा ही कोई ट्रिक होगा। अगर ये और मैं नहीं समझती इस पे इतनी झगड़ा होगा। और देखिए, बात ये है कि ये अच्छे बुरे अ, जैसे भी पॉलिटिशियंस हैं, अल्टीमेटली वोट तो लेके आते हैं। और लोगों के सिंध, नुमाइंदे मैं देखिए। समझती हूँ जी कि इस वक्त बलूचिस्तान में आपके आग लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, ट्राइबल एरियाज में लगी हुई है, आपके सिंध में भी लग जाएगी अगर ये बिल्कुल, अगर ये कह इस रहे हैं, किस्म की आपने। मैं समझती हूँ कि आपने हफ्ते के जिस रोज मुझसे गुफ्तगू करने का इरादा किया ना, मैं समझती हूँ कि उस वक्त तक ये डिबेट अब ठंडी हो गई है। आई डोंट हाँ, थिंक कि इट इसको इज ये नॉट, अब कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि लोग रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि लोग बिल्कुल करेंगे। एथनिक डिविजन्स इतने हैं कि मामला बिल्कुल आपके हाथ नहीं आएगा। ये डराना था, डरा लिया, आगे बढ़े। और मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन के लीडरशिप ने भी अपने लोगों को पहले, राणा हाँ, सनाउल्लाह ने बोल, वो दिया काफी ना, वो सुनाई बोले, मेरे ख्याल में अब उन्होंने मना वना कर दिया कि अब इस पे है। बात मत करो। सो आई डोंट थिंक ये उस तरफ बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो झटका देना था हाँ, वो वो कि मदरसे में मौलवी जैसे छड़ी घुमाता है ना, ये वो हाँ, छड़ी घूमी थी कि भाई बंदे के पुत्र बन जाओ और कुछ काम शाम करो। काम क्योंकि अल्टीमेटली बात यह है कि जब काम नहीं होता और लोग तंग होते हैं, तो या, आप भले मिडिल ईस्ट में झंडे गाड़ें, आप भले दुनिया में बहुत तीर चला लें और बहुत मशहूर हो जाएं और आपकी 100% सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी हो, इट्स द डोमेस्टिक। अगर एब्सोल्युट, आपके लोग तकलीफ में हैं, हाँ, तो और तो खुसूसन माशी तौर पे, तो आयशा मैं ये हमें ना कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि जी ये जी अभी, जी, तो ये जो बहुत सारे नुकात है ना डोमेस्टिक वाले, और वो इजिप्ट वाला जो है, मैं चाहता हूँ इजिप्ट के ऊपर जरा हम बात करें एक तफसील में, पैरेलल्स और कहाँ पे सिमिलैरिटीज है, कहाँ पे डिफरेंसेस है। ये क्योंकि ये इतना ज्यादा आपको पता ना, जेल में था मोर्सी और सीसी दोबारा आ गया, तो ये वाला जो मामला इधर भी कुछ ऐसा ही है। तो अगली अगली नशिस्त में इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे और नाज़रीन से खुदाफिज एंड थैंक यू सो मच।